दास्तान बलूचिस्तान के एक दूर दराज गांव में रहने वाले एक जवान की है। आइए उसी की जुबानी इस खौफ और असरार से भरपूर कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम आबिद है। मैं क्वेटा के करीबी एक आम से गांव मरी आबाद में रहता हूं। मैं पैदा हुआ वही गांव जिसके चारों तरफ पथरीले और खुश्क खेत हैं, जहां हर सुबह कुएं की चरखी की आवाज दिन का आगाज करती है और जहां गुर्बत एक चादर की तरह हर खानदान पर फैली हुई है, मगर फिर भी लोग अपने अंदर जिंदा उम्मीदों का दिया जलाए रखते हैं। मैं 4 अफराद के छोटे से खानदान का इकलौता बेटा हूं। मेरे वालिद साहब, जिन्हें हम सब बाबा जान कहते थे, अब उस दुनिया में नहीं रहे। वो आखिरी सांस तक मेहनती इंसान थे। हमारे पास अपनी जमीन तो नहीं थी, लेकिन वो दूसरों की जमीनों पर फसलें काश्त करते, किसी के ऊंटों और भेड़ों को चराते और कटाई के मौसम में सारा दिन धूप और मट्टी में गुजार देते। उनका जिस्म थकन से चोर होता था, मगर वो कभी खाली हाथ घर नहीं आते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बाबा जान की जिंदगी का आखिरी मौसम वो था जब गंदम की फसल तैयार खड़ी थी। उन दिनों में 10वीं जमात में था। स्कूल से वापस आता तो देखता कि वो घर के सहन में चटाई पर लेटे होते और मेरी अम्मी उनके पैरों का मसाज कर रही होती। उस साल शदीद बुखार ने उनके वजूद को अंदर से खोखला कर दिया था और सर्दियों की एक तारीक रात वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। उस रात मेरी वालदा का नोहा, मेरी छोटी बहन साइमा की सिसकियों भरी आंखें और मेरे दिल में उठने वाला खौफ आज भी मेरे जहन में ताजा है। बाबा जान के बाद जैसे हमारे घर की रौनक मांद पड़ गई। खाना वही बनता था, मगर उसमें अपनायत का जायका खत्म हो गया था। मेरी वालदा ने घर का खर्चा चलाने के लिए पुराने कपड़े सीने की सिलाई मशीन निकाली और मोहल्ले की खवातीन के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैंने जो अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, आगे कॉलेज की पढ़ाई का ख्वाब दिल में लिए फिरता था, मगर हालात ने मुझे अमली जिंदगी की तरफ धकेल दिया। मैंने गांव के इर्द गिर्द छोटे मोटे काम तलाश करने शुरू कर दिए। किसी की तामीराती जगह पर ईंटें उठाता, किसी के बाग में पानी लगाता, जो भी दिहाड़ी मिलती ले लेता। फिर जब मैंने कोयटा के करीबी शहर में एफएससी में दाखिला लिया तो इखराजात आसमान को छूने लगे। किताबें, नई यूनिफॉर्म, कॉलेज की फीस और रोज का किराया। मेरी वालदा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें और भी गहरी हो गईं और मैं समझ गया कि मुझे अपने ख्वाब कुर्बान करने पड़ेंगे। इस शाम मैं माँ के पास बैठा और भारी दिल से कहा, अम्मी फिलहाल तालीम को छोड़ दे, अभी खानदान की जरूरतें ज्यादा अहम है। मेरी मां की आंखें भीग गई, मगर उनके होंठों पर सब्र और तस्लीम का एक खामोश तबस्सुम था। अगले दिन मैं कोयटा शहर के एक नवाही इलाके की तरफ चला गया। वहां गाड़ियों की एक बड़ी वर्कशॉप थी, जहां हमारे गांव के भी 2-3 लड़के काम करते थे। मैंने वर्कशॉप के मालिक, जिनका नाम सुलेमान खान था, से काम मांगा। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर देखा और कहा, काम सीखोगे तो मजदूरी मिलेगी। पहले 2 महीने सिर्फ खाना मिलेगा, कोई तनख्वाह नहीं होगी। मैंने फौरन हामी भर ली। पहले ही दिन मुझे रेंच और हथौड़ा थमा दिया गया और कहा गया कि गाड़ियों के पुर्जे बदलना सीखो। मैं दिन भर शदीद गर्मी में झुका रहा। हाथ और नाखून तेल और ग्रीस से काले हो गए और जब रात को घर पहुंचा तो मेरी वालिदा ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, आबिद तेरे हाथ तो बिल्कुल तेरे बाबा जान जैसे हो गए हैं, और वो नम आंखों से खामोश हो गई। 2 महीने मैंने बगैर किसी तनख्वाह के काम किया। सिर्फ दोपहर को वर्कशॉप का खाना और 1 कप चाय मिलती थी। शाम को वापस आता तो साइमा मेरे सामने अपनी स्कूल की कॉपी खोलकर बैठ जाती। मां मेरे मेले कुचैले कपड़े धोती और मैं अपने कंधों पर खानदान की जिम्मेदारी महसूस करता। 2 महीने बाद सुलेमान खान ने मुझे पहली बार मेरी तनख्वाह दी। ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उस दिन मैंने घर के लिए कुछ ताजा फल
और साइमा के लिए रंगीन पंसले खरीदी। अगले 2 साल मैंने वहीं काम किया। मैंने टायर ठीक करने, इंजन का मामूली काम करने और मुख्तलिफ हिस्सों की मरम्मत करने में महारत हासिल कर ली। लोग मुझे होशियार कारीगर के नाम से पुकारने लगे। शहर की सड़क के नुक्कड़ पर एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स हबीब चाचा चाय का ठेला लगाते थे। जब भी मैं थका हारा लौटता, वो प्यार से कहते, आबिद बेटा, ताजा चाय पी ले। उनकी चाय में एक खास सुकून होता था। मैं अक्सर सोचता कि काश मैं भी कभी अपना ऐसा ठेला लगा सकूं। फिर एक दिन मामूली बात पर सुलेमान खान से मेरी सख्त बहस हो गई। वो एक गाहक के बिल में गलती की वजह से थी। उन्होंने गुस्से में मुझे कहा, अगर इतना ही दिमाग है तो जाओ अपना कारोबार शुरू कर लो। ये अल्फाज मेरे दिल में किसी तीर की तरह पैवस्त हो गए। उस रात मैं सो न सका। अगले दिन मैंने वर्कशॉप छोड़ दी। अब बड़ा मसला यह था कि अपना चाय का ढाबा कैसे खोलूं। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने वालिदा से मशवरा किया। वो परेशान हुई, बेटा, दुकानें खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैंने उन्हें तसल्ली दी, अम्मी जान, अल्लाह मालिक है। फिर चंद महीने गुजरे। मैंने अपनी पुरानी साइकिल बेची, सुलेमान खान की दी हुई चंद औजार भी बेचे, कुछ उधार अपने मामू से लिया और 3 महीने बाद शहर की एक मसरूफ सड़क के किनारे, जहां मजदूरी का अड्डा था, एक छोटी सी जगह किराए पर ली। ये बोसीदा लकड़ी का ढांचा था जो पहले शायद एक छोटा स्टोर था। मैंने अपने हाथों से इसकी सफाई की, लकड़ी की कुछ बेंचें और एक पुरानी मेज ठीक की। सामान मैं एक सस्ती सी चाय की केतली, एक छोटा सा सिलेंडर और चूल्हा और पानी के लिए एक लोहे का ड्रम खरीदा। जब मैं पहली सुबह अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मेरे दिल में धड़कन भी तेज थी और एक नई उम्मीद भी। सुबह के 6:30 बजे का वक्त था। फजा में हल्की सी नमी और खनकी थी। मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही पुरानी लकड़ी की एक मखसूस बू मेरी सांसों में उतर गई। अंदर वही सादगी थी, 2 लकड़ी बेंचें, एक मेज और कच्ची मिट्टी का फर्श। मैंने पानी का ड्रम उठाया और करीब के हैंडपंप से पानी भरा। वापस आते हुए रास्ते की झाड़ियों के पास एक गधा बंधा होता था जो हमेशा मेरे गुजरने पर अपनी मखसूस आवाज निकालता, जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने आकर झाड़ू निकाला और मिट्टी को साफ किया। दिन गुजरता गया। सुबह के वक्त मजदूर और शाम के वक्त राहगीर मेरे गाहक बनते रहे। मैं खामोशी से सबका हिसाब अपनी कॉपी में लिखता जाता। हर गाहक के जाने के बाद मैं मेज साफ करता, कप धोता और चाय की केतली का ख्याल रखता, जो अब मेरे कारोबार की अलामत बन चुकी थी। दोपहर को बाजार में खामोशी छा जाती, सूरज की तपश बढ़ जाती और मैं लकड़ी की कुर्सी पर नीम दराज होकर दरवाजे की छांव में आंखें बंद कर लेता, मगर नींद नहीं आती थी। दिमाग में सिर्फ घर के अखराजात, साइमा की किताबें और वालिदा की सेहत की फिक्र होती। शाम को बाजार एक बार फिर जिंदा हो जाता। धूल और पसीने से लथपथ चेहरे, मजदूर और दुकानदार मेरे ढाबे पर पनाह लेते। 2-3 चाय पीते और मुल्क के हालात, महंगाई और अपने दुख सुख पर गुफ्तगू करते। मैं बस उन्हें सुनता रहता, खामोशी से चाय के कप धोता और सोचता कि काश मेरे बाबा जान आज जिंदा होते तो वो भी उन बुजुर्गों के साथ बैठे होते। रात को बाजार आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगता। पहले हजाम की दुकान बंद होती, फिर सब्जी वाला शटर गिराता और आखिर में मैं तन्हा रह जाता। मैं चाय की आखिरी कीतली धीमी आंच पर रख देता। अब सिर्फ वो लोग आते थे जो लंबे सफर से लौट रहे होते या आराम के लिए रुकते। मैं अपनी कुर्सी पर बैठता, कभी मोबाइल पर एक आध पुराना गाना लगाता, कभी सड़क के उस पार सुनसान झाड़ियों की तरफ देखता। वो पुरानी और बेतरतीब थीं जहां दिन भर तो जानवर नजर आते थे, मगर रात को वो जगह मुकम्मल खामोश हो जाती थी। एक रात
रात के 10:30 हो चुके थे। बाजार मुकम्मल सोना पड़ा था। मैंने बर्तन समेटे, चाय की केतली की आग कम की और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बिजली की मध्यम रोशनियां पीली पड़ चुकी थी और हवा में हल्की सी खनकी थी। मैंने थकावट से अपनी कमर सीधी की और तभी मेरी नजर सामने झाड़ियों की तरफ गई। वो झाड़ियां मेरी दुकान से तकरीबन 50 कदम दूर थी। दिन में वहां बकरियों का रेवड़ आता था, मगर रात को वहां मौत का सन्नाटा होता था। अब उन झाड़ियों में एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि किसी का मोबाइल होगा या शायद किसी गुजरती गाड़ी का रिफ्लेक्शन, मगर वो रोशनी बहुत मध्यम थी, जैसे कोई जलता हुआ दिया जिसे हवा से बचाकर लाया जा रहा हो। मैं सीधा होकर बैठ गया। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जैसे कोई शख्स उसे लिए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरे हाथ से चाय का कप तकरीबन छूट गया। मैंने सांस रोक ली। मेरी नजरें वहीं जम गईं। फिर वो रोशनी बिल्कुल 10 कदम के फासले पर आकर अचानक गायब हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैंने चंद सेकंड वहीं देखा। मैंने आंखें झपकी, मगर कुछ समझ ना आया। मैंने अपने आप को तसल्ली दी, कोई जानवर होगा या आंखों का धोखा। मैं कुर्सी पर दोबारा बैठा, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। एक गैर मरई खौफ ने मेरे दिल को जकड़ लिया था। फिर मैंने फैसला किया कि अब मुझे जाना चाहिए। मैंने केतली बंद की, चूल्हे की लकड़ियां बाहर फेंकी, बर्तन ढके और दुकान को अंदर से बंद कर दिया। पीछे मुड़कर एक बार फिर झाड़ियों की तरफ देखा। वहां सिर्फ गहरा अंधेरा और खामोशी थी। मैं घर की तरफ निकल गया, मगर उस रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। वो रोशनी, वो खामोशी और वो गैर मामूली आहट मेरे दिमाग में बार बार गूंजती रही। अगले दिन सुबह सब कुछ मामूल पर था। हैंडपंप का ठंडा पानी, गधे की आवाज, मजदूरों का हुजूम। दिन भर में खुद को समझाता रहा कि रात की बात महज एक वाहमा थी या कोई इत्तेफाक। शाम को बाजार बंद होने लगा और आसमान पर हल्के बादल छा गए। फिर रात आई और 10 बजे का वक्त हुआ। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था। चाय की केतली अब भी धीमी आंच पर थी। बाजार में गहरा सन्नाटा था। तभी एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और मेरा चचाजाद भाई हारिस, जो टैक्सी चलाता था, बाहर निकला। ओ आबिद, एक कप सख्त चाय पिला दो, मुसाफिरों को उतार कर आ रहा हूं, थकावट हो रही है। मैंने चाय बनाकर उसे दी। हारिस चाय पीकर चला गया। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। फिर वही रोशनी झाड़ियों से आई, आहिस्ता आहिस्ता, इंतहाई खामोशी से। लेकिन उस बार मेरा दिल किसी डॉल की तरह बज रहा था। वो रोशनी 15 कदम, फिर 10 और फिर 5 कदम पर आकर गायब हो गई। मगर उस बार मेरा सांस ले भी ना पाया था कि मेरे कान के बिल्कुल करीब किसी के सांस लेने की आवाज आई। देखा और वहां एक बहुत लंबी नहीफ औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों की वजह से वाज़े नहीं था। उसका कद इतना ज्यादा था कि वो मेरे सर से कई इंच ऊपर तक जा रही थी। उसने सफेद रंग का पुराना लिबास पहन रखा था, मगर उस पर जगह जगह खून के गहरे धब्बे थे। उसके कपड़ों से खून के कतरे मेरे मिट्टी के फर्श पर टपक रहे थे। मैं पत्थर हो चुका था। मेरी जुबान गूंग, सांस रुकी हुई और दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। मैं ना चीख सका ना हरकत कर सका। उसके होंठ आहिस्ता से हिले, मगर कोई आवाज नहीं आई, जैसे वो सरगोशी कर रही हो, ये मकाम अब तुम्हारा नहीं है, ये जगह खाली नहीं बची। मेरी टांगों में जान नहीं थी। आंखें खुली की खुली थीं, मगर मेरी बिनाई धुंधलाने लगी। उसके बालों के पीछे से जो चेहरा झांका वो बेहद सफेद और बेजान था, और उसकी आंखें, वहां सिर्फ 2 गहरे स्याह गड्ढे थे, जैसे किसी ने उन्हें निकाल दिया हो।
फिर उसने अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाया। उसके लिबास से खून की बूंदें फर्श पर तेजी से गिरने लगीं। एक बूंद मेरे पांव पर गिरी और जैसे पूरे जिस्म में एक जोरदार झटका लगा। उस वक्त मेरी चीख निकली। वो चीख खौफ और दहशत का इजहार थी, दर्द का नहीं। मैं कुर्सी से गिर पड़ा, हाथों के बल जमीन पर घिसताता रहा। फिर जैसे तैसे उठा और अपनी जान बचाकर भागा, नंगे पांव रात की सुनसान सड़क पर बार बार पीछे मुड़कर देखता। मुझे लग रहा था कि वो औरत मेरे बिल्कुल पीछे है, बस एक कदम का फासला है। मैं गिरा, मेरे घुटनों से खून बहा, मगर मैं नहीं रुका। भागता रहा, हांफता हुआ, जब तक अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। वहां जाकर दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी सांसें शदीद उखड़ी हुई थी, चेहरा पसीने में डूबा हुआ और दिल अभी भी अपनी पूरी ताकत से धड़क रहा था। इस रात में एक लम्हा भी सो नहीं सका। मेरी वालदा बार बार पूछती रही, आबिद क्या हुआ है मेरे बेटे? मगर मैं खामोश रहा। ना उन्हें बता सका और ना ही समझा सका कि मैंने क्या देखा था और वो खौफनाक वजूद मेरे सामने क्यों आया था। अगली सुबह मुझे शदीद बुखार हो गया। मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। कई दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब लोग पूछते, आबिद भाई आपको क्या हुआ है, मैं मुस्कुराकर टाल देता, बस तबीयत नासाज है। मगर हकीकत ये थी कि ढाबे की वो रात, वो झाड़ियों की रोशनी, वो औरत, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इस वाक़े के बाद मैंने कभी रात को वहां बैठने की हिम्मत नहीं की। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हर वक्त मुझे यही लगता था कि वो औरत दोबारा आएगी। इस दास्तान का यही इख्तिताम होता है। अगर आपको ये सच्ची और हौलनाक कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस तजर्बे को शेयर करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी मजीद पुरअसरार और हकीकत पर मबनी कहानियां लाने की तरगीब देगा। कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपने किसी सुनसान जगह या रास्ते पर कोई गैर मामूली रोशनी देखी है तो आप क्या करेंगे? रुक कर देखेंगे या फौरन वहां से भाग जाएंगे? अल्लाह आप सबको हर किस्म की बला और अनजानी चीज से महफूज रखे।